Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2। तो हम जानेंगे ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2 के बारे में। इंटरपोल ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2 हैज एक्सपोज अ ग्रोइंग ट्रेंड वेयर ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम आर फोर्स टू कमिट साइबर फ्रॉड। इंटरपोल का जो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर 2 था, किसका ये ऑपरेशन था? तो इंटरपोल का। उसमें ये एक्सपोज हुआ है कि जो बढ़ रहा है ट्रेंड जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम जो है वो फोर्स हो रहा है कमिट करने के लिए साइबर फ्रॉड को। The operation involving Indian Enforcement Agency led to the arrest of 281 individuals across different countries on charge including human trafficking, passport forgery, corruption, telecommunication fraud and sexual exploitation। ये जो ऑपरेशन था जो कि इन्वॉल्व कर रहा था भारत के इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी, जिसमें कि अरेस्ट किया गया है 281 इंडिविजुअल को अलग अलग कंट्रीज से। उनके ऊपर चार्ज है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पासपोर्ट फोर्जरी, करप्शन, टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। The trend of trafficking victims were coerced into cyber fraud was first highlighted by Interpol in June, revealing a global issue with billions of dollars in annual revenue generated by scam syndicate। और ये जो ट्रेंड था ट्रैफिकिंग विक्टिम का, इसको कोहर्स किया गया था साइबर फ्रॉड के रूप में पहली बार, जिसको कि हाईलाइट किया गया था इंटरपोल के द्वारा जून में। इसमें यह रिवील हुआ था कि जो ग्लोबल इश्यू है ये बिलियन ऑफ डॉलर्स का है, एनुअल रेवेन्यू से जनरेट हो रहा है स्कैम सिंडिकेट के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कावेरी बेसिन। तो हम जानेंगे कावेरी बेसिन के बारे में। Kaveri Basin has witnessed the loss of approximately 12,850 square kilometers of natural vegetation between 1965 to 2016, with Karnataka accounting for three-fourths of the decline, according to a study by scientists at the Indian Institute of Science, Bengaluru। जो कावेरी बेसिन है इसमें विटनेस किया गया है, लॉस हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 12,850 स्क्वायर किलोमीटर का नेचुरल वेजिटेशन का 1965 से 2016 के समय में, जिसमें कर्नाटका जो है ये अकाउंट करता है थ्री-फोर्थ डिक्लाइन का। जो एक स्टडी किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु का, इसमें यह पाया गया है कर्नाटका जस्ट अराउंड 20% ऑफ द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। और कर्नाटका का सिर्फ 20% ही एरिया ऐसा है जो कि फॉरेस्ट कवर में है। इस रिसर्च के बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में जान लें। 46% reduction in natural vegetation cover, with dense vegetation decreased by 35% and degraded vegetation by 63%। 46% रिडक्शन देखा गया है नेचुरल वेजिटेशन के कवर में। जो डेंस वेजिटेशन है उसमें डिक्रीज देखा गया है 35% का, और जो डिग्रेडेड वेजिटेशन है उसमें 63% का। एडवर्स चेंजेस इन फॉरेस्ट कवर इन एरिया सच एज ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क लाइक बांदीपुर एंड नागरहोल। और एडवर्स चेंजेस देखा गया है जो फॉरेस्ट कवर था एरिया में, जैसे कि आपका ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया हो गया, जो नेशनल पार्क है आपका बांदीपुर नागरहोल, उस एरिया पे क्या रिकमेंडेशन दिया गया है? तो इंटीग्रेट किया जाए कैचमेंट मैनेजमेंट को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को। कावेरी रिवर के बारे में हम जान ले। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा इन साउथर्न इंडिया एंड इज द लार्जेस्ट इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु नोन एज पोनी इन तमिल। ये तीसरा लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी और कृष्णा के बाद साउथर्न इंडिया का, और ये लार्जेस्ट है स्टेट ऑफ तमिलनाडु के लिए, जिसको कि हम पोनी नाम से भी जानते हैं तमिल में। originate in Karnataka, Takeveri in Brahmagiri range in the Western Ghat, Kodaguru district and eventually drain into the Bay of Bengal। और ये originate करता है कर्नाटका टावेकावेरी इन ब्रह्मागिरी रेंज में वेस्टर्न घाट के पास कोडागू डिस्ट्रिक्ट में, और इवेंचुअली ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में। तो कहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है, कहाँ ड्रेन करता है, ये आपको याद होना चाहिए। इट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इंक्लूड Akravati, Hemavati and Simsa and Harangi, while right bank tributary consists of Lakshman Tirth, Swarnavati, Noil, Bhavani, Kabini and Amarvati। इसके तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि आपके अर्कावती, हेमावती, सिमसा और हरंगी है, जबकि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट करते हैं लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, नोयल, भावनी, काबिनी और अमरावती को। ये आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बानी ग्रासलैंड। तो हम जानेंगे बानी ग्रासलैंड के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू एस्टैब्लिश अ चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इन गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट बानी ग्रासलैंड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया एक प्रपोजल को इस्टेब्लिश करने के लिए चीता के कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का। कहाँ के लिए? तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट बानी ग्रासलैंड में। तो कहाँ पे किया जा रहा है, कौन से एनिमल और कौन से स्पेसीज के लिए किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अगर हम लोकेशन की बात करें, बानी ग्रासलैंड इज सिचुएटेड नियर द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। जो बानी ग्रासलैंड है आपका ये सिचुएटेड है जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ का एरिया गुजरात का, वहाँ पे। इसके अगर हम साइज की बात करें, it is considered to be the largest grassland in Asia, spreading over 2,618 kilometers and accounting for almost 45% of the pasture in Gujarat।
और ये कंसिडर किया जाता है लार्जेस्ट ग्रासलैंड के रूप में एशिया का। ये फैला हुआ है 2618 किलोमीटर के एरिया पे और ये अकाउंट करता है ऑलमोस्ट 45% पेस्टोर लैंड का गुजरात का। इसके अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, द लैंड इन बानी वाज फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट डिपोजिट बाय द इंडस एंड अदर रिवर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जो लैंड है बानी का, ये बना हुआ है जो सेडिमेंट डिपोजिट हुआ था इंडस और दूसरे रिवर के द्वारा थाउजेंड्स ऑफ ईयर में, इस कारण ये तैयार हुआ है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो दो इकोसिस्टम प्रेजेंट है, वेटलैंड और ग्रासलैंड को एग्जिस्ट करते हैं बानी में। वेजिटेशन कैसा है? द वेजिटेशन इज स्पार्स एंड हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। इट इज डोमिनेटेड बाय लो ग्रोइंग फॉप्स एंड ग्रेमिनोइड्स, मेन ऑफ विच आर हेलोफाइल, सॉल्ट टॉलरेंट। द ग्रासलैंड वे आर ट्रेडिशनली मैनेज बाय ए सिस्टम ऑफ रोटेशनल ग्रेजिंग। जो वेजिटेशन है वो आपका स्पार्स और काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है रेनफॉल के ऊपर। इसको डोमिनेट किया गया है लो ग्रोइंग फॉप्स या ग्रेमिनोइड्स के द्वारा, जिसमें कि ज़्यादातर हेलोफाइल्स है यानी सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट। जो ग्रासलैंड है वो ट्रेडिशनली मैनेज किए जाते थे जो सिस्टम है रोटेशनल ग्रेजिंग का, उसके माध्यम से। अगर हम फ्लोरा और फोना की बात करें, रिच बायोडाइवर्सिटी विथ 192 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 266 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, सेवरल स्पीसीज ऑफ मैमल, रेप्टाइल एंड एम्फीबियन। इट इज ऑल्सो नोन फॉर द बानी ब्रीड ऑफ बुफेलो। जो रिच बायोडाइवर्सिटी है जिसमें 192 स्पीसीज प्लांट का, 262 स्पीसीज बर्ड्स का और सेवरल स्पीसीज जो है मैमल्स का, रेप्टाइल का और एम्फीबियंस का वहाँ पे पाए जाते हैं। ये जाने जाते हैं बानी ब्रीड ऑफ बुफेलो के लिए भी। रिजर्व फॉरेस्ट स्टेटस, इसको रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस भी दिया गया है। इन 1955 द कोर्ट नोटिफाइड द ग्रासलैंड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट। इन 2019 द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑर्डर टू डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री ऑफ बानी ग्रासलैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी। 1955 में कोर्ट ने नोटिफाई किया था ग्रासलैंड को एक रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में और 2019 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि डिमार्केट किया जाए जो बाउंड्री है बानी ग्रासलैंड का और रिस्ट्रिक्ट किया जाए नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी को वहाँ के लिए। मोस्ट ऑफ द लाइफ स्टॉक कीपर्स इन बानी बिलोंग टू दी मालधारी कम्युनिटी। दे रियल दी बानी और सिंधी बुफेलो, कांकरेज कैटल, सीप, गॉट, हॉर्सेज, डोंकी एंड कैमल। ज़्यादातर जो लाइफ स्टॉक कीपर है बानी के वो बिलोंग करते हैं मालधारी कम्युनिटी से। वो जो है वो रियर करता है बानी या सिंधी बुफेलो, कांकरेज कैटल, सीप, गॉट, हॉर्सेस, डोंकी एंड कैमल को। क्या महत्व है इसका? तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है बानी ग्रासलैंड को कि ये वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है चीता का भारत में। अब देख सकते हैं इसके लोकेशन को, बानी एरिया जो आपका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 40 ईयर्स ऑफ इंडिया प्रेजेंस इन अंटार्कटिका। तो 40 साल से जो भारत का प्रेजेंस है अंटार्कटिका में, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हाल ही में दिसंबर 1983 के समय पे भारत ने इस्टेब्लिश किया इसका परमानेंट बेस को अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री, जो इनका प्रोजेक्ट था गंगोत्री मिशन के अंतर्गत। लेड बाय हर्ष गुप्ता, द एक्सपेडिशन फेस चैलेंजेस इंक्लूडिंग अ हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट। डिस्पाइट सेटबैक, द टीम कंप्राइजेड डिफेंस पर्सनल एंड साइंटिस्ट, अचीव द गोल ऑफ सेटिंग अप द परमानेंट बेस विद इन 60 days. The base equipped with laboratory, living quarter and recreational facility marked India's year-round presence in Antarctica. The mission showcased India's commitment to scientific exploration and the challenges overcome to establish a permanent foothold in the icy continent. जो आपका इस्टेब्लिश हुआ था पहला परमानेंट बेस अंटार्कटिका में 1983 के समय में, दक्षिण गंगोत्री, जो प्रोजेक्ट गंगोत्री मिशन उसके अंतर्गत। इसका 40 साल हो चुका है। इसको लेड किया गया था हर्ष गुप्ता के द्वारा, जो कि एक एक्सपेडिशन को सामना करना पड़ा था चैलेंजेस का, जिसमें कि हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट भी हुआ था। इस सेटबैक के बावजूद भी जो टीम थे जो कि कंप्राइज कर रहे थे डिफेंस पर्सनल और साइंटिस्ट को, उन्होंने अचीव किया था अपने मकसद को, सेटअप किया था परमानेंट बेस को 60 डेज के अंदर। ये जो बेस था ये इक्विप था लेबोरेटरी, लिविंग क्वार्टर और रिक्रिएशनल फैसिलिटी से, जिसके कारण भारत का वहाँ पे ईयर राउंड प्रेजेंस जो था अंटार्कटिका में पॉसिबल हो पाया। ये जो मिशन है ये दर्शाता है भारत के कमिटमेंट को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को लेके और जो चैलेंजेस था जिसको कि ओवरकम किया गया इस्टेब्लिश करने के लिए एक परमानेंट फुटहोल्ड को आईसी कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिया गया दक्षिण गंगोत्री, जिसको बाद में अबेंडन कर दिया गया 1990 पे, मैट्री जो कि अभी भी ऑपरेशनल है सिंस 1988 से, और भारती ये भी ऑपरेशनल है सिंस 2012 से। ये दोनों जो कि ऑपरेशनल है कब से, ये आपको याद होना चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, गोवा एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, ये मैनेज कर रहा है इंडिया के अंटार्कटिक प्रोग्राम को। इंडिया जो है वो आपका पार्टी है अंटार्कटिक ट्रीटी का, जो कि यूज कर रहा है एक पीसफुल पर्पस के लिए इसको सिर्फ। इंडिया अंटार्कटिक एक्ट 2022 प्रोवाइड मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट एंड एसोसिएटेड इकोसिस्टम। अब इंडियन आर्कटिक एक्ट 2022 जो है ये प्रोवाइड करा है मेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अंटार्कटिक एनवायरनमेंट को और जो एसोसिएटेड इकोसिस्टम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भारत का दक्षिण गंगोत्री भारतीय जो आपका है वह मैट्री जो है वो कहाँ पे आपका बना था।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस GRCA एट COP28। तो जो आपका ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस हुआ था COP28 के दौरान, इसके बारे में हम जानेंगे। COP28 कहाँ हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा था, जिसके में लॉन्च किया गया था ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस को COP28 में दुबई में UAE पे। GRCA है क्या? ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस को लॉन्च किया गया था COP28 के दौरान, जिसको कि लेड किया गया था इंडियन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। ये जो अलायंस है इसको एक्सपेंड किया गया इसमें रिवर सिटी अलायंस को, जिसमें कि 143 मेंबर सिटी जो है भारत के वो सब मेंबर्स थे, और 267 ग्लोबल रिवर सिटी थे, जिसमें कि USA और डेनमार्क भी थे। इसके अगर हम कवरेज की बात करें, covering 225 plus river city in 11 countries, first of its kind global alliance, it focuses on river conservation and sustainable water management। ये कवर कर रहा था 225 से अधिक रिवर सिटी को 11 कंट्रीज का। ये पहला इस टाइप का ग्लोबल अलायंस है। ये फोकस कर रहा है रिवर कंजर्वेशन के ऊपर और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए। लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेक्रेटेरियल रोल बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। जो सेक्रेटेरियल रोल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत आते हैं। की पार्टिसिपेटिंग कंट्री की अगर हम बात करें तो भारत, इजिप्ट, नेदरलैंड, डेनमार्क, घना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान, ये सारे की पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है। पार्टिसिपेटिंग रिवर सिटी की अगर हम बात करें, हैग्यू, डेन हैग, एडिलेडिया, सोलनॉक और भी सिटी है जिन्होंने भाग लिया था। सॉरी। इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी की अगर हम बात करें तो जो एजेंसी जिन्होंने फंड किया था इंटरनेशनल लेवल पे, तो जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया। विजन और इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजिंग रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट, इंटीग्रेटिंग अर्बन वाटर मैनेजमेंट इनटू अर्बन प्लानिंग। ग्लोबलाइज करने की बात कही गई, रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा अर्बन वाटर मैनेजमेंट को अर्बन प्लानिंग के साथ। कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो एक्नॉलेज कोलैबोरेशन बिटवीन नमामि गंगे एंड मिसिसिपी रिवर सिटी एंड टाउन इनिशिएटिव। एक्नॉलेज किया गया जो कोलैबोरेशन किया गया है नमामि गंगे और मिसिसिपी रिवर सिटी एंड टाउन इनिशिएटिव के अंतर्गत। क्या महत्व है इसका? तो ये इन्हेंस कर रहा है रिवर बेसिन सिटी को बेटर रिवर हेल्दी एंड लाइवलिबिलिटी के लिए। इंप्लीमेंट किया जा रहा है सस्टेनेबल अर्बन रिवर मैनेजमेंट के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत। रिवर सिटी अलायंस was established in 2021 by NMCG in joint collaboration with Ministry of Jal Shakti and Ministry of Housing and Urban Affairs. It aims to connect river city and focus on sustainable river centric development। जो आपका रिवर सिटी अलायंस है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2021 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत। ये आपका जॉइंट कोलैबोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। इसका मकसद है कनेक्ट करना रिवर सिटी को और फोकस करना सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट के ऊपर। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में हम जान ले। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आ सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 started in 2011, act as an implementation arm of National Ganga River Basin Authority which was constituted under Environment Protection Act 1986। तो आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये एक सोसाइटी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत आता है, जिसको स्टार्ट किया गया था 2011 में। ये एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का, जिसको गठित किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.